वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ब्यूटिशन में। सो गाइज, आज का जो डेट है वो 12 अप्रैल 2023 है और ये मॉर्निंग का टॉप 5 करंट अफेयर सेशंस रहता है। सो आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, यहाँ पर फुल एनालिसिस की बातें की जाती, बहुत बर्डन वाला वीडियो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस के साथ रहता है और जो डेली बेसिस के क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसी के सेगमेंट के आधार पे ये वीडियो रहती है। ठीक है, जिसमें से आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? पहला है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत। और दूसरा क्या है? भारत सरकार ने 2050 तक 500 गीगावाट कार्बन मुक्त क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सही है कौन नहीं सही है। ठीक है, सो देखिए, ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, दो बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एक तो 14 मई को है और मई में ही संघ लोक सेवा आयोग का पेपर है, लास्ट मई में। ठीक है, सो बिल्कुल बी प्रिपेयर रहिए और जो भी चीज़ों को देखिए बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम तक कंटेंट को आप कैरी करके रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, सो ये देखिए बिल्कुल सही कथन कहा जा रहा है। अगर इसके बारे में बात करें, देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हिंदी जो लैंग्वेज है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, है ना, ये सारों का जो मतलब है वह है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इनका मतलब है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कौन कौन से आते हैं? सो देखिए, जो सारी ऊर्जा होती हैं प्रदूषण कारक जो नहीं होती हैं, ये भी आपको माइंड रखना है। जितनी भी ऊर्जा ऊर्जा के माध्यम, ऊर्जा उत्पादन का माध्यम है जिसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यानी इसको लिखना चाहे कि प्रदूषण उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीकरणीय ऊर्जा में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सो देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारी, बायोमास, जैव ईंधन आदि जो है ना, ये नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम है और उदाहरण है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ओके, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, बायोमास, ठीक है, ये ज्वारी ऊर्जा, ये जितने हैं ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, सो भारत जो है वह चौथे स्थान पर है, विश्व में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में भी, सौर ऊर्जा में भी। ठीक है, और ये किस इंडेक्स के तहत हम बात कर रहे हैं भाई? कोई फैक्ट तो होना चाहिए ना। तो IEN, ये आप याद रखना, IEN 21, ओके, का नवीकरणीय रिन्यूएबल ग्लोबल रैंकिंग 2022 आई थी, तो उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा है, ये जो 2050 का टारगेट है ना, ये 2050 न होकर के, ठीक है, ये 2030 है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 2050 न होकर 2030, अगर 2030 होता तो ये भी कथन सही हो जाता, जिसमें से हमारा पहला सही है, बाकी सब रॉन्ग है। तो हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। क्या है? भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से कौन से उचित प्रतिबंध हैं? नंबर 1, भारत की संप्रभुता और अखंडता। नंबर 2, सार्वजनिक व्यवस्था। नंबर 3, शालीनता या नैतिकता। नंबर 4, सरकार की नीति की आलोचना। ठीक है,
इस क्वेश्चंस को बहुत गौर से देखिए, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हर एग्ज़ाम में अपनी इम्पैक्ट बनाकर आता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो को फॉलो करते हैं, तो जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पिछले 8 से 10 साल के पेपर में स्टेट पीसीएस में, संघ लोक सेवा आयोग में आर्टिकल से संबंधित, अनुच्छेदों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस आया है ना, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, बहुत ही छोटा, लगभग 2 पार्ट में है, 10-10 मिनट का वीडियो है। प्लीज़ अगर आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों का मैंने वीडियो बनाया है, उन अनुच्छेदों का है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। अब चलिए रिटर्न होते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहले हम आर्टिकल 19 को जान लेते हैं, ठीक है, कि जो आर्टिकल 19 क्या है, तो क्लॉज 2 भी समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार होते हैं ना, अभिव्यक्ति होती है ना, उसके स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19। जो क्लॉज 2 है, ठीक है, 19 क्लॉज 2, ये क्या कहता है? ये कहता है ना कि भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है, राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, ओके, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। आप समझ गए? जो 19 है वो कहता है कि व्यक्ति को बोलने का, ठीक है, बात करने का, सूचनाओं को जानने का सारा अधिकार है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन भाई, एक किसी भी हर जगह बोलना भी तो सही नहीं है ना। अगर राष्ट्र की बातें आ जाए, अखंडता की बात आ जाए, राज्य की सुरक्षा की बात आ जाए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात आ जाए, तो वहाँ भी तो बिल्कुल गलर बलर बातें तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे चाहे कोई हो, उसको बोलने का एक लिमिटेशन होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि अखंडता की अगर बात आ जाए तो वहाँ पर भी तो हमें बात करनी और एक लिमिट में बात करना होगा। सिक्योरिटी की बात आ जाए तो वही बात है, ठीक है। तो जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 19(2) है के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से कौन उचित प्रतिबंध है, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात अगर आ जाए, ठीक है, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब पहला सही है। सार्वजनिक व्यवस्था, बिल्कुल बात हमने कर ली कि जो क्लॉज 2 है उसमें सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, ये सब भी इंक्लूडेड है, ठीक है, दूसरा भी सही है। शालीनता या नैतिकता देखा हमने, ठीक है। सरकार की नीति का आलोचना, ओके, सरकार के नीति का आलोचना, बिल्कुल भाई, आलोचना नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध लगाने कर सकते हैं। लेकिन जब संप्रभुता और अखंडता की बात आ जाए, राज्य की सुरक्षा की बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर लिमिटेशंस है। लेकिन सरकार की नीति का आलोचना कर सकते हैं अगर हमें कोई बात नहीं जम रही है, ठीक है, हमें है कि भाई ये नीति गलत है या जो भी, तो ये आर्टिकल 2 में, सॉरी, क्लॉज 2 में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि वहाँ पर क्या है कि जब राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया, संप्रभुता हो गया, अखंडता आ गया, राज्य की सुरक्षा है, तो वहाँ पर आर्टिकल 19(2) के तहत अपने व्यक्ति विचारों का लिमिटेशंस है, ठीक है। सरकार की नीति का आलोचना तो कर सकते हैं, अगर नीति का आलोचना करना बंद कर दें तो फिर क्या मतलब है राजनीतिक पार्टियों का, क्या मतलब है चुनाव का, क्या मतलब है फिर विपक्षी पार्टी का, ठीक है। तो नीतियों का तो विरोध होना चाहिए, ओके। तो 4 नंबर इंक्लूड नहीं है, तो 4 जहाँ जहाँ है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही है, ओके, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला
अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बन रहा है, वाराणसी, अहमदाबाद, इंदौर या चंडीगढ़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया 14 मई को ना, जो 14 मई है, यूपी पीसीएस का पेपर है, पीटी का। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो ऑप्शन है ना सही, वो वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी सही है। और वाराणसी कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ओके। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी वाराणसी है। तो अगर वाराणसी से कोई योजना परियोजना आ रही है तो वो भी अपना एक अलग इम्पैक्ट लेकर आती है। ओके, तो अब इस योजना के बारे में देखते हैं। देखिए, अगर हम ग्लोबली बात करें ना, तो दुनिया का यह तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, यह चलने वाला है। और यह कार्य चल रहा है। इस कार्य के लिए जो आवंटन किया गया है वह 644 करोड़ का किया गया है। 644 करोड़ का किया गया है, प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह जो रोपवे होगा, यह रोपवे, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वह 3.85 किलोमीटर का रोपवे बन रहा है। ठीक है, 3.85 किमी का यह रोपवे की दूरी होगी। इन डिस्टेंस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, तो जो वाराणसी का रेलवे स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन, ठीक है, सो वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहा गोदौलिया, ये आपको याद रखना है। गिरजाघर चौराहा गोदौलिया, ये बनारस में एक जगह है। ओके, काफ़ी प्रचलित जगह है। ये जो गिरजाघर चौराहा है ना, आप अगर बनारस कभी गए हुए हैं, वाराणसी कभी गए हैं, तो जो गोदौलिया, जो गिरजाघर चौराहा है, यहाँ से एक सीधी रास्ता गई है गंगा घाट की तरफ। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई बनारस में जो भी यात्री आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, वह सीधे रेलवे स्टेशन से बाहर जब निकलेंगे तो रोपवे के द्वारा वह गंगा स्नान के लिए काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करेंगे, क्योंकि गोदौलिया पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस का। ओके, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए गंगा स्नान भी करेंगे, और वहाँ पर वो बहुत आसानी से दर्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि वह आज का जो आधुनिक जाम लगते हैं ना, रश लगता है ना गाड़ियों का, उससे छुटकारा मिल जाएगा उनको। ठीक है, तो दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट कहाँ पर है? सो गोदौलिया पे है। ठीक है, गंगा के किनारे गोदौलिया पर है, और विश्वनाथ मंदिर भी गोदौलिया पे है। तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उत्तर प्रदेश के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं। और आवंटन हमने देख लिया। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको समझ गए। सो राइट आंसर हमारा ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में F-23 नामक सैन्याभ्यास किन दो पक्षों के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, ए भारत तथा फ्रांस के मध्य, बी भारत तथा अफ्रीका के मध्य, सी भारत तथा श्रीलंका के मध्य, और डी भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। सो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भारत और अफ्रीका के मध्य हुआ है। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो F-23 है ना, ठीक है, ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, यह सेकेंड नंबर का आयोजन था। कहाँ पर हुआ है? यह पुणे में हुआ है। पुणे में संपन्न हुआ है। ओके, डेट था 29 मार्च। ओके, और इसका जो आयोजन है वह 16 से 29 मार्च तक था, जो कि हमने जान लिया। जो इस अभ्यास का उद्देश्य था ना, वो सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना है।
ओके, एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ कार्य योजनाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिदेश के तहत मानवतावादी माइन कार्रवाई और शांति वाहिनी प्रचालनों का निष्पादन करना है। ठीक है, सो मेन अगर मोटिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें ना, तो आप बस इसको इतना जानो कि सकारात्मक सैन्य अभ्यास का निर्माण करना था। सकारात्मक सैन्य अभ्यास निर्माण करना। ओके, चलिए आगे। हाँ, ये सेकेंड संस्करण है तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट है, 5 नंबर है। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, जब आप पेपर में क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप ये याद देखना कि बिल्कुल फॉर्मेट एकदम सेम रहता है। यहाँ पर देखना कि कथन सही बताना है या गलत बताना है, क्या वहाँ पूछ रहा है, तो इसको भी जरूर ध्यान देना। उसको छोटा सा घेरा कर देना ताकि वो हाईलाइट होता रहे, आपकी नज़र जाती रहे कि हमको पूरा का पूरा पढ़ने के बाद हमें आंसर सही वाला देना है या गलत वाला देना है। ठीक है, तो सत्य बताना है। ठीक है, क्या है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, सो प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है, अगर हम इसको जान लेते हैं, ठीक है, तो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कंटेंट हमारे लिए नॉलेज की भी बातें हैं। तो देखिए, जो रक्षा मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय ने भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बेल के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है और इसके तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए ना स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, ठीक है, को विकसित करेगा। और इस प्रणाली में ऐसे सेंसर रडार का नेटवर्क होगा जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा। ये तत्काल भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क कर देगा। ठीक है, इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। सो आई होप आप इसको याद रखेंगे। ये रक्षा मंत्रालय और बेल के समझौते के साथ बन रहा है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय और बेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल, इन दोनों के साथ समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है और एक ऐसा ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिंग सिस्टम बनेगा जिससे कि सेंसर एक रडार नेटवर्क होगा। ठीक है, यह प्लीज़ इसको भी लिख लो आप, ठीक है ना, कि एक सेंसर रडार नेटवर्क होगा, यह सेंसर रडार नेटवर्क होगा। ठीक है, जो कि जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही ना अलर्ट हो जाएगा और उसका जो इन्फॉर्मेशंस है वह वायु रक्षा के एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क कर देगा। ठीक है, सो इसका नाम है आकाश तीर। आई होप सो कि आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके कथन पे और ऑप्शन पे। सो इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब भैया इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जो एक नंबर जहाँ जहाँ है हम उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसमें भारतीय सेना के लिए रक्षा बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। सो एवरीबॉडी, अगर इसमें कोई कमी है या कुछ और इन्फॉर्मेशंस आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी सलाह को भी प्लीज़ दीजिए। वो हमारे लिए काफ़ी गोल्डन माइल्स होता है अगर आप कोई बात हमें बताते हैं। और आपको कोई नेगेटिव भी थॉट्स या कोई नेगेटिव बात भी बतानी तो प्लीज़ आप बताओ, वो हमें आगे के सुधार के लिए, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ अपनी सलाह को जुड़िए। आप हमारे फैमिली के सबसे गोल्ड माइंस हमारे फैमिली हैं। सो अपने विचारों को भी हमारे पास रखा करिए ताकि हम उसमें और ज़्यादा सुधार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।